डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने समझा कि कैसे मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो रहे हैं, उनके कारण इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रही है. दिस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्रिएट्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, व्हिच दिस फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जरा आप इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं. यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन यूनिफॉर्म फील्ड. हमारे जो सिलेबस में है सारे डाइलेक्ट्रिक, हर तरह के शेप का डाइलेक्ट्रिक, हर एक चीज डील करना नहीं है. केवल हमारे सिलेबस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एज्यूमिंग इनफाइनाइट स्लैब बिहेवियर, सेकंड स्फेरिकल शेल और थर्ड इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक मीडियम. केवल 3 ही केस हमारे जेई के सिलेबस में है. बाकी डिफरेंट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कुछ ये प्रूव करने के लिए हमें और काफी सारी डाइलेक्ट्रिक थ्योरी चाहिए जो जेई के इतने सिलेबस में आती नहीं है. अब देखो, ये हमने स्लैब को रखा, ये हमने पिछले लेक्चर में चीज सीख ही लिया है कि ये जब डाइपोल अलाइन हो जाएंगे तो ये जो सरफेस है S1 और दूसरी हमारी सरफेस क्या है S2, तो S1 विल एक्वायर ए माइनस चार्ज डेंसिटी और S2 विल एक्वायर ए प्लस चार्ज डेंसिटी. अगर मैं इसको एक इनफाइनाइट शीट बिहेवियर ले लूं तो जो फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो EB ये होगा. अब EB इनसाइड, अगर मैं EB की इनसाइड वैल्यू लिखूं तो वो QB अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होगी. कैसे? हमें पता है एक प्लस शीट है, एक माइनस शीट है. प्लस शीट माइनस शीट बीच में कितना फील्ड देते हैं? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट. और EB आउटसाइड कितना होगा? 0. तो मान लो हमने एक E एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ था, तो E एक्सटर्नल, तो यहां पर जो नेट फील्ड इनसाइड होगा वो तो इन दोनों फील्ड का वेक्टर सम होगा प्लस EB. पर E नेट यह है इनसाइड. अगर मैं आउटसाइड वैल्यू लूं तो ये वैल्यू E एक्सटर्नल के ही इक्वल आ जाएगी. क्यों? क्योंकि EB का बहुत कोई इफेक्ट नहीं है. अब यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्योरी है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, उसको हमें यूज करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो उस थ्योरी से प्रूफ होता है कि E नेट इनसाइड, जो कि किसका वेक्टर सम है? E एक्सटर्नल प्लस EB का. ध्यान से समझना, E एक्सटर्नल प्लस EB का जो रिजल्टेंट है इनसाइड. जैसे कंडक्टर में देखो इनसाइड वर्ड कितना इंपॉर्टेंट था. कंडक्टर के अंदर E इनसाइड हम क्या कहते हैं? 0. और यहां पर E एक्सटर्नल प्लस EB इनसाइड जो है E एक्सटर्नल डिवाइड बाई K के इक्वल होगा. ये कैपिटल K है, स्मॉल k नहीं है. स्मॉल k कूलम कांस्टेंट होता था. ये कैपिटल K यहां पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और K को हम क्या लिख सकते हैं? K इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. यहां एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इसे एप्सिलॉन R भी कहा जाता है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना. जितने ही मैं सिमेट्रिकल केसेस करूंगा ये रिजल्ट मैं यूज करने वाला हूं. इसको मैंने प्रूफ नहीं किया. इसका प्रूफ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्योरी है वो सिलेबस में नहीं है. राइट? तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? E एक्सटर्नल बाई K के. तो ये जो फील्ड नेट, अगर मैं यहाँ पे E नेट की लाइन बनाऊं तो मैं ये ब्लैक पेन से बना रहा हूं. ये E नेट की लाइन है और इसकी डायरेक्शन हमेशा E एक्सटर्नल के पैरेलल आएगी. E एक्सटर्नल डिवाइड बाई K, और आउटसाइड कितना फील्ड हो गया? E एक्सटर्नल. इसे आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करेंगे. जब हमारा ये निकल जाता है तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से बहुत आसानी से QB की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो कैसे. अब यहां पर अगर मुझे E तो मेरा सॉल्व हो गया. E सॉल्व करने के लिए मुझे E एक्सटर्नल, तो देखो प्रॉब्लम में दिया है E एक्सटर्नल इज गिवन. तो आउटसाइड फील्ड का आंसर, शीट के बाहर कितना फील्ड आया? E एक्सटर्नल. शीट के इनसाइड E एक्सटर्नल बाई K. तो QB को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत आसान है. QB को सॉल्व करना बहुत ही आसान है. इस केस में ये मैं गॉसियन सरफेस मानने जा रहा हूं. लेट्स से मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली. ये एक्चुअली किस शेप की है? ये क्यूबॉइडल शेप की है, क्यूबिकल शेप की, जो हम पहले मेटेलिक शीट में डिस्कस हम कर चुके हैं. तो यहां पर ये चार्ज है माइनस QB.
अब देखो यहां पर जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड अभी हमने डिस्कस किया, ये फील्ड है ई एक्सटर्नल के इक्वल, राइट। और जो फील्ड इनसाइड है, ये फील्ड लाइंस, ये ई एक्सटर्नल बाई के है। अब ये सरफेस ली S1, ये सरफेस ली मैंने S2, ठीक है। ये सरफेस ली मैंने S1, ये सरफेस ली मैंने S2। तो भैया अगर हम S1 S2 की बात करें और ये ऐसे है, अगर मैं तुम्हें 3D में दिखाऊं तो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस ली है एक्चुअली ये कुछ इस शेप की है, समझ रहे हो। तो दिस इज अवर S1 सरफेस और दिस इज अवर S2 सरफेस। यहां से फ्लक्स इस और ये S1 से इन हो रहा है, जिसको मैं A1 B1 कह लूं, और A2 B2 ये। अब क्योंकि E दोनों तरफ है तो नेट फ्लक्स फाई कितना होगा, फाई आउट इस सरफेस से देखो मैग्नीट्यूड वाइज E एक्सटर्नल बाई K इंटू S आउट हो रहा है। इस सरफेस एरिया को मैंने S कह लिया, लेट्स से दिस सरफेस एरिया इस S या A लिया हुआ है, सॉरी, तो A ले लेते हैं, इंटू A करेंगे। E एक्सटर्नल डिवाइड बाई K इंटू A माइनस फ्लक्स इन कितना, इन फ्लक्स माइनस होता है क्योंकि इस फ्लक्स फील्ड लाइन ऐसे, यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो ये फ्लक्स इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस E एक्सटर्नल इंटू A। अब ये बताओ नेट फील्ड, ये नेट फील्ड को हमने से मल्टीप्लाई करा, फील्ड ए करा, नेट फील्ड से हमने यहां पर नेट फील्ड, क्योंकि बाहर नेट फील्ड E एक्सटर्नल है, इनसाइड नेट फील्ड E एक्सटर्नल बाई K है, तो हमने नेट फ्लक्स लिख लिया। नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये नेट फ्लक्स बराबर होगा Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस QB बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से QB की वैल्यू क्या आ गई, QB का मैग्नीट्यूड कितना आया, अगर मैं देखूं तो QB का मैग्नीट्यूड मेरा आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट A, E एक्सटर्नल मैंने बाहर ले लिया, ठीक, और तो ये ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई K माइनस 1, तो माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दे तो QB की वैल्यू आ गई E एक्सटर्नल A एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई K। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को नोट कर लें, कई बार ये QB निकालने को पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट ड्राइव किया, एक बार मैं उसको फिर से बना के बता दूं, देखो ध्यान से समझना। ये मेरा पहले E एक्सटर्नल था, मान लो पूरे स्पेस में, राइट। तो जैसे ही मैं यहां पर एक स्लैब रखूंगा, इसके डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, इधर कितना आया, माइनस QB चार्ज, ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्लस चार्ज, प्लस चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये जो डाइपोल, एक्चुअली ये सब जो डाइपोल है इनका अलाइनमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग। तो अगर तुम पूछो तो इस, अगर ये डिस्टेंस D पता हो तो P इज इक्वल टू QB इंटू D, अगर मैंने इस डिस्टेंस को D मान लिया, तो ये डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द स्लैब है आफ्टर प्लेसिंग इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जैसे ही रखा तो यहां पर बाहर तो E नेट यही रहा, देखो ध्यान समझना, बाहर तो E नेट की वैल्यू E एक्सटर्नल ही बनी रही, लेकिन इनसाइड E नेट की वैल्यू E एक्सटर्नल बाई K हो जाएगी, ठीक है। और QB का हमारा रिजल्ट कितना आया, साथ साथ हमारा QB भी सॉल्व हो गया। QB का मेरा जो रिजल्ट आया वो आया एप्सिलॉन नॉट E एक्सटर्नल A 1 माइनस 1 अपॉन K। ये QB का रिजल्ट हो गया, डाइपोल मूवमेंट, और ये सारा फैक्टर हमने सॉल्व कर लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन यूनिफॉर्म फील्ड। क्लियर। अब जरा इस पे बेस्ड हम एक स्पेशल केस देखते हैं। देखो एक स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं दो मेटेलिक प्लेट ले लूं, ध्यान से समझना, तो इस पे मेरी प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इस पे मेरी चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा, और मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। ये कट
बहुत यूज होगा, लेकिन ये जनरल रिजल्ट नहीं है, जनरल रिजल्ट यही है, लेकिन एक स्पेशल केस है। तो यहां पर देखो हमें पता है, तो इस स्लैब के लिए प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का फील्ड क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल, और ई एक्सटर्नल की वैल्यू इस केस में क्या होगी बताओ, ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पर ई इन स्लैब, अगर हम स्लैब में देखें नेट, यानी ये जिसको मैं रेड लाइन से दिखा देता हूं यहां पर, ये ई नेट है, ये इनसाइड रेड में दिखा देते हैं, ये नेट फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड इनसाइड बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिजल्टेंट होगा ई एक्सटर्नल और इंड्यूस फील्ड का, जो कि हमारा ये बाउंड चार्जेस क्यूबी इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और क्यूबी की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, क्यूबी की वैल्यू, अगर हम क्यूबी का मैग्नीट्यूड देखें, इधर आएगा माइनस क्यूबी क्योंकि और इधर आएगा प्लस क्यूबी, फील्ड की डायरेक्शन में प्लस क्यूबी, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्यूबी की वैल्यू कितनी आएगी जरा पुट कर दे। अगर मैं यहां पर ई एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दूं, तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ई एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना, ये ई एक्सटर्नल मेरा कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। अच्छा सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ये हमारा निकल गया क्यूबी, ए को इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सिग्मा बी क्यू बी बाई ए, इट विल बिकम इक्वल टू सिग्मा बाई 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर, लेकिन ये क्या जनरल नहीं है, इस केस में था जब ई एक्सटर्नल वैल्यू सिग्मा है। अगर मैं अलग सिचुएशन ले लूं, ई एक्सटर्नल की वैल्यू हमने देखा, इधर प्लस सिग्मा 1 लो, इधर प्लस सिग्मा 2 लो, अलग अलग वैल्यू, ई एक्सटर्नल तो मेटल के बहुत प्लेट्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बदल जाएगा, तो वैल्यू अलग भी आ सकती है। तो ये इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, ई एक्सटर्नल पर। और नेट फील्ड लिखना, स्लैब के अंदर नेट फील्ड लिखने के क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत आसान होंगे, जो भी बस फील्ड दिया जाए डिवाइड बाई के करना है। क्लियर, अब जरा इसी केस वन पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। दो प्लेट्स दी गई Q 2Q, हमें कहा गया कि नेट फील्ड इनसाइड द चार्ज V2 माइनस V1, और एक साथ में हमें एक चीज और फाइंड करने को इसमें दी गई है, वो है चार्ज डेंसिटी। तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, चार्ज डेंसिटी एट स्लैब सरफेस, और ये सरफेस एरिया मान लेते हैं ए हमें दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करो कि इस तरह की जितने भी क्वेश्चन आए प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना, तो रूल नंबर 1 ध्यान से समझो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कोई रोल नहीं होगा, क्यों, इनका फील्ड बाहर नहीं जाता, तो कंडक्टिंग फील्ड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा शीट्स पे जैसा हम अभी तक करते आए हैं। तो हम यहाँ पर शीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाएंगे, देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे दिखाएंगे, टोटल इसका क्या क्या तरीका था शॉर्टकट, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2, यानी 3Q/2 चार्ज को बाहर भेज दो। अब इंडिविजुअल शीट का तो चार्ज के अंदर रहता है, तो Q/2 चार्ज यहां आ जाएगा, माइनस Q/2 यहां आएगा, देखो चार्ज भी कंजर्व है और आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, तो शीट का रूल वही रहा। ये समझ गए पहला पॉइंट। इस तरह की प्रॉब्लम में डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने से भी शीट पे जो चार्जेस आने हैं वो उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब ये आई हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब हमें यहां क्या फाइंड करना है, नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब। पहले तो सबसे पहले हम ई एक्सटर्नल दिखा देते हैं, ये ई एक्सटर्नल को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, लेट्स से दिस इज माय ई एक्सटर्नल। इस ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आएगी, इस ई एक्सटर्नल की वैल्यू वही रहेगी, ई एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी कितनी आती है, कितनी, ये प्लस माइनस इस पर डिपेंड करेगा, और ये सिग्मा यहाँ पे कितना आने वाला है, Q/2A चार्ज ओपन एरिया, तो ई एक्सटर्नल होता है प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेट के बीच के फार्मूले जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो ई एक्सटर्नल आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई टू है, यानी कि क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ई नेट इनसाइड स्लैब, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे कैलकुलेट कराया जा रहा था फाइंड नेट फील्ड इनसाइड स्लैब। ई नेट इनसाइड स्लैब कितना हो जाएगा, बस इसको के से डिवाइड करना। राइट, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है V1 माइनस V2 बताओ। यार ये V1 माइनस V2 कैसे निकलेगा, स्लैब की पोजीशन तो मैं दी नहीं रही, तो इसका मतलब आंसर स्लैब की पोजीशन के इंडिपेंडेंट होना है। तो यार इस डिस्टेंस को x मान लो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस d बाई 3, तो 2d बाई 3 माइनस x। ठीक है, अब हमें पता है हायर प्लेट का पोटेंशियल माइनस लोअर प्लेट का पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो V2 माइनस V1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हायर प्लेट पोटेंशियल, ये लोअर प्लेट पोटेंशियल है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू ED। अब ध्यान से बना, देखो यहां पर फील्ड मान लो ये E है, यहां पर ये फील्ड E है, लेकिन इनसाइड का फील्ड E एक्सटर्नल बाई के यानी E बाई के हो जाता है। ये E मैंने इसको लिखा, तो यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q बाई 2A, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये हमें करना है सॉल्व। बहुत आसान हो गया। देखो कैसे, ये डिस्टेंस है x, ये फील्ड कितना है E, Ex। देखो मैं हायर माइनस लोअर कर रहा हूं, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसीलिए मैं माइनस ED नहीं लिखता हूं। अगर मैं डेल्टा V लिखूं, ध्यान से समझना, डेल्टा V माइनस ED होता है, मगर हम V प्लस माइनस V माइनस लिखे तो डायरेक्ट ये ED हो जाता है। तो V2 माइनस V1 Ex, ये डिस्टेंस x प्लस E बाई के इंटू डी बाई 3, यहां से यहां तक डिस्टेंस है डी बाई 3 प्लस E, फिर से E आ गया, देखो यहां पर हम आए, ये फिर से E, ये फील्ड फिर से E है, इंटू डिस्टेंस कितनी है 2d बाई 3 माइनस x। यहां पर देखो x अननोन था, Ex कट गया, तो ये आया 2ED बाई 3 प्लस ED बाई 3k। तो ED बाई 3 को मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस 1 बाई k बचेगा, और E की वैल्यू मेरी क्या थी, सिग्मा बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट पुट करते तो QD, और 3 2 जा 6A एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस 1 बाई k। हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी पूछी गई है। यार अब तो हम चाहो तो सीधा या तो ये एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाओ, ये एक चीज ध्यान रखना, अगर इधर प्लस सिग्मा हो और इधर माइनस सिग्मा बी हो तो ये सिग्मा बी निकालना बहुत आसान है। सिग्मा बी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, लेकिन इस क्वेश्चन में इधर प्लस है तो यहां पर माइनस सिग्मा आएगा, ठीक है, और माइनस के सामने क्या इंड्यूस होगा, प्लस सिग्मा बी, और सिग्मा की वैल्यू क्या है यहां पर, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला लगा लो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। राइट, चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें हमें एक की बजाय 2 स्लैब दी गई है और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फील्ड्स इनसाइड स्लैब बताओ। K1 इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया गया है, V1 माइनस V2 बताना है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी एट सरफेस ऑफ स्लैब बताना है। तो पहले जैसा हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जरा हम दिखाएंगे, तो अगर हम एक डायग्राम यहाँ इसी में बना देते हैं, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाए तो ये प्लस Q दिया गया माइनस Q, तो इन दोनों का सम करो तो बाहर तो 0 0 जाना है, ये सारा प्लस Q यहाँ आ जाएगा और टोटल माइनस Q यहाँ आ जाएगा। ये हुआ E एक्सटर्नल, ये जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं ये E एक्सटर्नल है। तो सबसे पहला काम यही करो, E एक्सटर्नल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस एरिया मान लो क्वेश्चन में A दिया हुआ है
तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहला पार्ट ये है। अब इसमें पूछा जा रहा था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब। तो स्लैब 1, इसके अंदर मैं E1 नेट मान लूं, इसके अंदर के फील्ड को हम E1 दिखा लेते हैं, इसके फील्ड को हम E2 दिखा लेते हैं, और बाहर के फील्ड को हम E दिखा लेते हैं या E नोट कह लेते हैं। लेट्स से दिस वैल्यू इज E नोट। तो E नोट इसका एक्सटर्नल फील्ड था, तो E1 नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? E नोट बाई K1 यानी Q बाई 2A एप्सिलॉन नोट। क्यों? क्योंकि K1 की वैल्यू 2 दी गई है। E2 नेट बहुत आसान है, E नोट बाई K2, और K2 की वैल्यू कितनी है? 3, Q बाई 3A एप्सिलॉन नोट। सॉल्व। ठीक है। अब हमें यहां पर क्या फाइंड करना है? V1 माइनस V2। देखो अब डायरेक्ट लिखना सीखो, शॉर्टकट सिखाऊंगा। यहाँ पर स्लैब ये एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बड़ा टाइम लगेगा। एक्स मानोगे भी कट जाएगा, पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हो। अब सीधा सीधा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर रहे हो, यहां से फिर यहां कर रहा है तो हायर माइनस लोअर कर रहे हो। तो देखो E नोट E1 कितने एरिया में है? पहले देखो E1 कितने में है? D में, सीधा लिख दो। E2 कितने में है? D। ED लिखना है तो ED लिखते चले जाओ। अच्छा, बाकी बचा E नोट, एयर वाला एरिया। एयर वाली कितनी लेंथ बची? सीधा सीधा देख लो भाई, D यहां चला गया, D यहां चला गया, टोटल लेंथ 3D थी, तो 3D में से 2D तो ऐसे ही चला गया। तो बाकी एयर वाला पोर्शन कितना बचा? D। तो V1 माइनस V2, E1D प्लस E2D प्लस E नोट D इज इक्वल टू D कॉमन ले लो, तो E1 की वैल्यू क्या है? Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या है? Q बाई 3A एप्सिलॉन नॉट प्लस E नोट की वैल्यू क्या है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो QD बाई A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसे सिंप्लीफाई कर लो तो V1 माइनस V2 सॉल्व हो गया। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्लैब, ये भी बहुत आसान है। देखो सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट, फील्ड वाला फार्मूला लिखते हैं अगर हम, ये होता था एप्सिलॉन नॉट E एक्सटर्नल 1 माइनस 1 अपॉन K, K की जगह K1, और ये एक्सटर्नल क्या है हमारा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q बाई A 1 माइनस 1/2 यानी Q बाई 2A। चाहो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते, सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन K1 बन जाता। चाहे फील्ड से लिखो या वो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ये ज्यादा जगह यूज हो जाता है क्योंकि हमेशा E एक्सटर्नल की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में ही मिलेगी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है डिफरेंट हो जाए, ये हमेशा यूज हो जाता है। सिग्मा वाला इन दो प्लेट के बीच में तो सीधा लग ही जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे दो प्लेट वाले ही रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता कि जनरल फार्मूला क्या है। सिग्मा 2 इसी से निकाल लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? Q बाई A 1 माइनस 1/3। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझो, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर हम इन दो स्लैब को सटा के रख दें, गैप ना होता, ऐसे रख देते K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। क्या किसी भी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता? नहीं, सारे आंसर सेम होते, इवन इंड्यूस चार्ज डेंसिटी भी। क्यों? क्योंकि ये जो एक शीट है, ये ध्यान से समझना, यहां माइनस QB और ये प्लस QB। पहले तो ये डायरेक्ट चार्ज नहीं है, ये कहां से आया है? ये इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट से नहीं आया कि दो बॉडी कंडक्टर टच हो गए तो सर क्या हो गया? कंडक्टर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि इधर के उधर जंप कर रहे हैं। जैसे दो कंडक्टर है सर, एक कंडक्टर प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज, इनको टच करा दिया, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन वहां जा सकते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं। ये बाउंड चार्ज है, ध्यान से समझना, ये बाउंड चार्ज है, टच भी करा दोगे
तो भी नहीं जाने वाला है, मॉलिक्यूल है। ऐसा थोड़ी होगा कि मॉलिक्यूल तो बंधा हुआ होता है कि एक मॉलिक्यूल जंप करके दूसरे में चला जाए, तो भी कुछ नहीं होता। और दूसरा, इस माइनस क्यूबी प्लस क्यूबी का इफेक्ट, ईबी का इफेक्ट बाहर कितना है इस सिचुएशन में, 0 है। तो सटा भी दोगे तो भी सारे आंसर सेम रहेंगे, इवन चार्ज डेंसिटीज भी इफेक्टेड नहीं होंगी। QB1 वही रहेगा, QB2 वही रहेगा, ये पॉइंट नोट कर लेना, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्लियर हो गई, और हम होप्स ऑफ तुम ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख गए होंगे। तो जरा एक और सिचुएशन डील करते हैं, फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक शेल इन रेडियल फील्ड। यहाँ पर हम एक स्फेरिकल शेल को डील करने जा रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखना, ये कहीं नोट कर लो, इस शेल थ्योरी को लगाने के लिए जो फील्ड है F = K कुछ FR वाला जो हमारा फील्ड है, इसका सेंटर और डाइलेक्ट्रिक शेल का सेंटर सेम होना चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल है। हम ये चीज ध्यान रखना, हम हर तरह की शेप को सॉल्व नहीं कर सकते, हमेशा फील्ड 1/K नहीं होता नेट, वो सम स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है, वही कंडीशंस में आपको बता रहा हूं, और इसी के प्रॉब्लम आपको अपने जेई लेवल में सॉल्व करने को मिलेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, E एज ए फंक्शन ऑफ R है, रेडियल फील्ड है, और इस रेडियल फील्ड जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जो शेल का सेंटर है वो सेम है। जैसे इस प्रॉब्लम को देखो, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस थ्योरी को हम जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं तुमसे, ये मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसको Q चार्ज दिया, ठीक, इसको QF फ्री चार्ज भी कहा जाता है कभी कभी, तो बहुत सारे बुक्स में देखोगे कि जो कंडक्टर वगैरह पे चार्ज देते हैं उसको QF सिंबल दे देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक के चार्ज को QB। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, दो कंडक्टर को टच करा तो इधर का माल उधर, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर हो जाएंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में कभी नहीं होता, दो शेल को टच करा दो तो इधर के मॉलिक्यूल उधर नहीं भागते, वो बाउंड चार्ज जब बंधा हुआ है, केवल मॉलिक्यूल जो अलाइन हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वजह से आया है। तो जब हम इसको रखेंगे तो यहां पर भी क्या होगा कि -QB यहां आ जाएगा, +QB बाहर चला जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर शेल थ्योरी से देखें, अगर मैं एक आउटसाइड पॉइंट P लूं, देखो शेल थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं P पॉइंट लूं बाहर की तरफ, तो ध्यान से समझना क्या होगा, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी शेल थ्योरी से ही ये सब सॉल्व होगी। सेंटर पे ये रहा वो P पॉइंट जो कि R डिस्टेंस पर है, और इस R की वैल्यू मैं कह रहा हूं +B लूंगा, तो ये तीनों अब क्योंकि ये स्फीयर जो है इसके सेंटर पे और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो इसीलिए ये QB +QB और -QB भी क्या आएंगे, यूनिफॉर्म आएंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये +QB और -QB भी क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। अगर ये सेंटर इसके सेंटर से हट जाता तो ये नॉन यूनिफॉर्म आता, इसके अंदर के फील्ड और ये सारी थ्योरी जो मैं बना रहा हूं ये एप्लीकेबल नहीं हो पाती, क्योंकि यूनिफॉर्म आएगा। क्यों यूनिफॉर्म आएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट भी यूनिफॉर्म तरीके से होगा, तुम समझ सकते हो। ये डायग्राम में मैं दिखा भी रहा हूं, माइनस प्लस, एक यूनिफॉर्म तरीके से इसके मॉलिक्यूल अलाइन होते चले जाएंगे। तो ये अब इस P पॉइंट के लिए अगर मैं शेल थ्योरी से देखूं तो +QB -QB +Q तीनों कहां चले गए, एक ही पॉइंट पर। तो एक तरीके से Q नेट क्या बचा, सिर्फ Q। तो E आउटसाइड, यहां पर भी E आउटसाइड क्या चला गया, मान लो इस QF के कारण जो चार्ज था मैं उसको E एक्सटर्नल कह लेता हूं या EF कह लेता हूं, इस QF के फील्ड को मैं EF फील्ड कह लूं तो EF ही बचा, ठीक। या EF क्या है, फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर चार्ज यानी फ्री चार्ज, जो रेडियल फील्ड ओरिजिनल था जो कि इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रहा था। अब एक इनसाइड पॉइंट ले लूं P' का शेल डायग्राम फील्ड के लिए बना रहा हूं, तो QB ये बाहर वाला जाएगा एनक्लोजर में, एनक्लोजर एक पोटेंशियल दे सकता है, फील्ड नहीं दे सकता, लेकिन ये P' पॉइंट यहां आ गया, एक एनक्लोजर बिहेवियर +QB का, ठीक है। अब यहां पर सेंटर पे क्या बचेगा तुम्हारा, Q -QB। तो देखो ये फील्ड E इनसाइड EF के बराबर नहीं आएगा, कम आएगा, उसपे QB का भी इफेक्ट आ जाएगा। अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं Q -QB अपॉन 4πε0r², इसके बराबर होगा ये। अब यहां पर फिर से वही बात आ रही है, E नेट कहां है, E नेट इनसाइड, ये आउटसाइड का। अब यहां पर भी एक रिजल्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि QB अननोन है, E नेट भी नहीं पता, सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। एक
इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थ्योरी बनाई गई। जो नेट फील्ड होगा सिमेट्रिकल कंडीशन जब होती है तो ये इस नेट फील्ड जो है, जो ये ईएफ जो जनरेट हो रहा था जिसके कारण इंड्यूस बाय इंड्यूसिंग फील्ड, ये जो इंड्यूसिंग फील्ड होता है उसको 1/k टाइम्स कर देता है। याद रखना, जो चार्जेस को इंड्यूस कर रहा है ई इंड्यूसिंग, ई एक्सटर्नल या ई इंड्यूसिंग फील्ड बोल लो, उसको 1/k टाइम्स के बराबर कर देगा, यानी कि ईपी डैश नेट, ये रिजल्ट याद करो, विल बी इक्वल्स टू ई इंड्यूसिंग यहाँ पर ई एफ बाई के हो जाएगा। इसी से हम क्यूबी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान में आ गया। तो ये फील्ड यहाँ पर भी फील्ड कितना होने जा रहा है 1/k और बाहर ई एफ के बराबर ही रहा। अब यहां से क्यूबी कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, चाहे तो शेल थ्योरी से कर लो। देखो शेल थ्योरी से कर लेते हैं। कैसे, ये अभी शेल थ्योरी से हमने किसके बराबर लिखा था, Q माइनस क्यू बी अपॉन 4πε0 r²। और EF/K, EF की वैल्यू क्या है, EF की वैल्यू होगी Q अपॉन 4πε0 r², ये EF की वैल्यू है, इंटू 1/k, ये कट गया। Q माइनस क्यू बी इज इक्वल टू Q/K, तो QB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, Q1 माइनस 1/K, सेम वही मैग्नीट्यूड जो पिछली बार निकला था, और नेट फील्ड भी। तो रिजल्ट सेम है, जैसे वहां शीट वाले रिजल्ट है ऑलमोस्ट वही, वैसे ही रिजल्ट यहाँ पर है। गॉस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कैसे करते, गॉस थ्योरम से कह लेते कि ये गॉसियन सरफेस मानी, तो नेट चार्ज Q माइनस QB बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, Q माइनस QB बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस से यहाँ पे फील्ड कितना है EF/K फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना जाता है EF/K इंटू 4πr²। यहाँ पे E नेट कितना है, रेडियल फील्ड है, तो E नेट कितना है EF/K, तो ये रिजल्ट तो यूज करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा QB सॉल्व हो जाएगा। ये वही वैल्यू आने वाली, EF की वैल्यू डाल दो, सेम वैल्यू QB की निकल आएगी। तो इस तरीके से हमारा स्फेरिकल वाला केस जो है हमारा सॉल्व हो गया थ्योरी वाइज। अब जरा हम इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम फील्ड पोटेंशियल कैसे लिखना है वो सीख लेंगे। ये स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इस पे करते हैं। इसमें कहा गया है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज एनक्लोज्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक शेल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू 3। फाइंड पोटेंशियल एट कंडक्टिंग सरफेस, पोटेंशियल एट आउटर सरफेस ऑफ शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सी। देखो यार सिंपल, एक E/K का फार्मूला और दूसरा शेल थ्योरी। शेल डायग्राम रिवाइज करते रहो, शेल डायग्राम जिसका परफेक्ट है उससे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। देखो ये बना हमारा, एक और डायग्राम बना लिया +Q, ठीक है, और एक यहां पर आ जाएगा -QB यहीं पर ही, और बाहर आ जाएगा एक +QB। ठीक है, इसी डायग्राम में देख लेते हैं, अलग से क्या डायग्राम बनाए, इसे डायग्राम को हटा देते हैं। ये +Q है, यहीं पर आएगा -QB और बाहर इंड्यूस हो जाएगा +QB। जैसे कंडक्टर में इंड्यूस होते थे चार्जेस, वहां बस +Q -Q होता है, थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो इसे Q, ये QF है जो कंडक्टर पे दिया फ्री चार्ज Q, तो EF कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 r²। और QB की वैल्यू भी हमने प्रूफ की थी, QB की वैल्यू क्या आएगी Q1 माइनस 1/K, फ्री चार्ज पे डिपेंड करती है क्योंकि इंड्यूसिंग फील्ड यही है। अब पोटेंशियल एट कंडक्टिंग सरफेस, ये इस पॉइंट, तो सरफेस पॉइंट है, इनको चाहो तो सरफेस भी एनक्लोजर ले लो या पॉइंट चार्ज ले लो, तो ये रहेगा पॉइंट चार्ज बिहेवियर। तो इस Q माइनस QB का तो हो गया पॉइंट चार्ज बिहेवियर। ये सरफेस पे एक पॉइंट मान लेता हूं S1 पोटेंशियल निकालने के लिए, और इस +QB का क्या है इनर पॉइंट। देखो चार्जेस आ गए तो और यूनिफॉर्म आए तो शेल थ्योरी लगनी है। जैसे वहां पर +QB या -QB शीट पे आया तो शीट थ्योरी लग जा रही थी। तो चार्जेस चाहे जैसे आए, वो QB से आए या कैसे भी आ रहे हो, चार्जेस आए तो फॉर्मूले वही लग रहे हैं जो हमने पहले ड्राइव किए हुए हैं। तो ये बाहर हो गया +QB,
ये इसके कारण आएगा एक बी एस एनक्लोजर बिहेवियर में, ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर में, और आर इज इक्वल टू क्या है कैपिटल आर, और ये रेडियस कितनी दी गई हमें 2r। तो VS1 ये है मेरी कंडक्टर की सरफेस का पॉइंट, तो कंडक्टर की सरफेस के पोटेंशियल को मैं VS1 मान रहा हूं, पोटेंशियल एट कंडक्टिंग सरफेस। ये हो गया Q माइनस क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस सरफेस के कारण क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोजर बिहेवियर है, इसका इनर पॉइंट है, अपने सरफेस पे कितना पोटेंशियल जनरेट करता 2r। क्यू बी की वैल्यू क्या है Q1 माइनस 1 अपॉन के, तो Q माइनस क्यू बी हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r प्लस क्यूबी की जगह क्या रख देंगे ठीक है, समझ गए। क्लियर हुआ ये पॉइंट नहीं हुआ? देखो हमने क्या किया, शेल बिहेवियर यूज किया है, क्यूबी और क्यू माइनस क्यूबी सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज बिहेवियर ले सकते हैं। अब बात करते हैं आउटर सरफेस ऑफ शेल, ये यहां पर पॉइंट S2, तो सरफेस पॉइंट के लिए ये भी एक पॉइंट चार्ज बिहेवियर में चला जाएगा, अब तीनों ही पॉइंट चार्ज बिहेवियर में जाएंगे, तो S2 का पोटेंशियल हम निकालते हैं। तो जब मुझे S2 का पोटेंशियल निकालना है तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। S2 के पोटेंशियल के लिए क्या करें, ये तीनों ही पॉइंट चार्ज बिहेवियर में जाएंगे, तो सेंटर पे टोटल क्यू नेट कितना हो जाएगा Q माइनस क्यू बी प्लस क्यू बी, और ये रहा सरफेस का पॉइंट S2, तो कितने डिस्टेंस पर होगा 2r, तीनों ही पॉइंट चार्ज, ये कट गया तो सिर्फ Q ही बचा, तो सरफेस पे एक ही PS2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r आ गया। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों यार? देखो वैसे भी यहाँ के बाद तो फिर EF हो जाना था ना, इसीलिए EF के हिसाब से पोटेंशियल आना चाहिए था, Q माइनस क्यू बी का इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 ये पॉइंट P यहां से मान लो 3r/2 डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट P इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हो गया, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक E नेट EF/K हो जाएगा, यानी E इंड्यूसिंग या E एक्सटर्नल कुछ भी कह लो, बाई K करना होता है, और K की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, जिसको हम पुट कर देंगे, EF की वैल्यू कितनी होती है, तो K की वैल्यू 1/3 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो E नेट कितना आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर और 3 स्क्वायर 927 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे K की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी गई थी, वो मैंने यूज कर ली, बाकी पोटेंशियल वाली डेटा में भी K को 3 पुट कर देंगे, वो भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत हमने बेसिक से इस प्रॉब्लम को हमने बहुत आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया। चलो एक प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फाइंड पोटेंशियल एट द कॉमन इंटरफेस ऑफ स्फीयर एंड शेल। इसमें पॉइंट चार्ज को इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के जिसका है उसके सेंटर पे रख दिया, दूसरा नेट चार्ज डेंसिटी एट कॉमन इंटरफेस, इस कॉमन इंटरफेस पे नेट चार्ज डेंसिटी फाइंड करवा रहा है। तो यार इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है जरा हम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक बहुत बेसिक और बहुत आसान तरीका, वही शेल थ्योरी हम यूज करेंगे। यहाँ पर QF इंड्यूसिंग चार्ज क्या है, Q है, जरा एक ध्यान से समझना, माइनस QB तो यहाँ पर यही आ जाएगा, ये ध्यान से समझना। जब पॉइंट चार्ज रखते हो तो माइनस, इसे मैं QB1 कह लेता हूं क्योंकि 2 है, और प्लस QB1 यहां जाएगा, इस चीज को ध्यान से समझो। जब एक पॉइंट चार्ज को एम्बेड करोगे तो माइनस QB1 ऑलमोस्ट उस पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करते हुए आएगा, और इस QB1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस 1/K। अब ये जो शेल 2 है इसमें इंड्यूस कौन करेगा, इसमें इंड्यूस यही पॉइंट चार्ज का फील्ड करेगा,
ये देखो ये EF ये होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम ये पॉइंट P2 लोगे, देखो P2 के लिए अगर तुम शेल डायग्राम यूज करो तो ये QB1 और माइनस QB1 देखो दोनों सेंटर पे आ जाते, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता। तो यहां पर अब माइनस QB2 आएगा और बाहर जाएगा प्लस QB2। चाहे इसके बीच में गैप क्रिएट कर दो या गैप ना क्रिएट करो, जैसा मैंने तुम्हें शेल में बताया था, QB1 QB2 को QB2 पे QB1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नोट कर लो, चाहे एन शेल बना दी जाए। EF ये इंड्यूस चार्ज EF पे ही डिपेंड करते हैं। तो QB2 विल बी Q1 माइनस 1/2K। K2 की वैल्यू 2K है क्वेश्चन में, और K1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है K। अब नेट चार्ज डेंसिटी है, कॉमन इंटरफेस ये पहले निकाल देते हैं। तो देखो ये कॉमन इंटरफेस पे नेट चार्ज डेंसिटी, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही पे सटक गए, तो इनका रिजल्टेंट निकालने को पूछा गया है। तो एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, तो Q नेट कितना कह सकते हैं एक तरीके से। और ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल भी नहीं करेंगे, बस इफेक्टिव में पूछा जा रहा था, हम बता देंगे QB1 प्लस QB2 अपॉन 4πr²। ये वैल्यूज डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। अब दूसरे पार्ट में तुमसे पूछा जा रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट में, एक्चुअली सेकंड पार्ट हमारा पहला सॉल्व हो गया, कॉमन इंटरफेस का पोटेंशियल। अब देखो पॉइंट चार्ट दिए, अब जरा शेल थ्योरी बनाओ। देखो ये सरफेस यहां पे आ गए तुम, तो ऑलमोस्ट एक दो सरफेस चार्ज को भी सरफेस पॉइंट के लिए हम पॉइंट चार्ज के लिए एज्यूम कर सकते हैं। तो Q माइनस QB1 प्लस QB1 और ये माइनस QB2, इतना सारा चार्ज तो जाएगा पॉइंट चार्ज बिहेवियर में। और ये इसका इनर पॉइंट हो गया, ये सरफेस पॉइंट S, तो ये जाएगा यहां से R डिस्टेंस पे एक सरफेस पॉइंट S लिया हुआ है, और बाहर वाला जाएगा एक एनक्लोजर BA1 में VH2, और VH2 की वैल्यू क्या होगी QB2 अपॉन 4πε0 अपॉन फार्मूले में होता है R, जिसकी रेडियस है 2R। तो ये दोनों तो कट गए, Q माइनस QB2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये इफेक्टिव Q नेट सेंटर पे कितना बचेगा, सेंटर पे Q नेट बच जाएगा तुम्हारा Q/2K। तो अब VS1 देखो, तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर में आया Q/2K, तो Q/2K अपॉन 4πε0R प्लस ये एनक्लोजर है, फील्ड नहीं देगा लेकिन पोटेंशियल देगा। कितना पोटेंशियल देगा, अपनी सरफेस के बराबर, यानी QB2 और QB2 की वैल्यू थी Q1 माइनस 1/2K अपॉन 4π इंटू 2 करोगे 8πε0R। फाइनली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम ये शेल वाली, स्फेरिकल शेल वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जरा थर्ड केस को डील करते हैं। इसमें हम एक इनफाइनाइटली लार्ज डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेने जा रहे हैं। जब हम इनफाइनाइटली लार्ज डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे तो माइनस Q प्लस Q भी इंफिनिटी पे जाएगा, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं बचेगा, चाहे ये यूनिफॉर्म आए या नॉन यूनिफॉर्म आए, कोई इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो जब मैं यहाँ पर कोई पॉइंट P लूंगा तो यहाँ पर अब E नेट जो भी EQ आता डिवाइड बाई K कर देंगे, यानी कि Q अपॉन 4πε0K/r²। क्योंकि इस QB का कोई इफेक्ट ही नहीं है, हम पोटेंशियल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस बार पोटेंशियल कितना लिख देंगे, सीधा सीधा Q अपॉन 4πε0Kr। वैसे नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका शेल बिहेवियर का पोटेंशियल देखो, हमने पीछे क्वेश्चन किया है, ऐड करना पड़ता था। इसमें यहाँ ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। जब इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक में कोई चार्ज रखोगे तो उस पे E नेट की वैल्यू ये हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम दो चार्जेस रख दें Q1 Q2 और इनके बीच में अब F नेट पूछा जाए तो F नेट भी रिड्यूस होके Q अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4πε0Kr² बचेगा इन केस ऑफ इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक। तो ये चीजें आप नोट कर लो। क्यों? क्योंकि इसके कारण यहाँ पर जो इफेक्टिव फील्ड आना है वो 1/K टाइम हो गया, तो फोर्स भी 1/K टाइम पे रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक का केस लोगे तो बात आसान हो जाती है, जो हम प्रॉब्लम पहले कुछ सॉल्व भी कर चुके हैं। फील्ड को 1/K टाइम्स कर दो, पोटेंशियल को भी 1/K टाइम्स कर दो। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस था, इनफाइनाइटली लार्ज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छी प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2, और ये P पॉइंट है जो इसके सेंटर पॉइंट से P डिस्टेंस पर है।
पहले पार्ट में पूछा गया फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड नेट वैल्यू ऑफ ई एंड बी एट पॉइंट पी, तो इनके बीच में नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो नेट फोर्स की वैल्यू अगर कूलम फोर्स नहीं होता तो वो होती क्यू स्क्वायर, कूलम फोर्स की वैल्यू होती क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर, एक के एक्स्ट्रा लगा देंगे। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अच्छा ये दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, तो यही है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर था, नेट फोर्स कितना है। दोनों बातों को समझो, इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस का इफेक्ट आ जाता है। तो इनके बीच में जो नेट कूलम फोर्स था वो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर ना बचकर बाई के हो गया, जिसमें हमने इंड्यूस चार्जेस का भी इफेक्ट काउंट कर लिया। अब वैल्यू ऑफ ई एंड बी एट पॉइंट पी, हमें नेट ई और बी पे बताना है। तो हम पहले ये मानते हैं कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक है तो पहले बिना इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक मान के कर लो। तो ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो वेक्टर फार्मूले के हिसाब से दोनों में चार्जेस सेम है, तो ये ई आएगा। तो ई टी की वैल्यू कितनी आती विदाउट डाइलेक्ट्रिक, हमारी आती, अगर हम एक बार मान के चलो डाइलेक्ट्रिक जैसे ना हो तो 2e cos 45 लिखता, यानी e cos 45 की वैल्यू रखने और e रूट 2 और e की वैल्यू होती q स्क्वायर अपॉन 4 पाई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस r मान लू तो r स्क्वायर इंटू रूट 2। अब ये बिना डायलेक्ट्रिक क्या थी, डायलेक्ट्रिक में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ a आ जाएगा और r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर a रूट 2, तो r की जगह रख दो a रूट 2, तो रूट 2 q अपन r की वैल्यू a रूट 2 करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। vp स्केलर है, तो अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो यहां तक दोनों का ऐड हो जाता 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक के और आ जाएगा। तो q अपॉन r की वैल्यू a रूट 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट k a रूट 2, कुछ एक मिनट, r की वैल्यू a रूट 2 पुट करनी है तो ये 4 है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2q, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू a रूट 2, तो 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू, अब यहां पर साथ में तो क्या लगा दो, एक k, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक k, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कैलकुलेट करते थे प्रॉब्लम को इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक में, वैसे ही करो, बस चीजें एक 1/k टाइम्स हो जाती है। मैंने पहले बताया था, बस कूलम कांस्टेंट k डैश की जगह k/k ले लो, ठीक है। ये होप सो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है डाइलेक्ट्रिक का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद हमारा ये फाइनली काफी बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक हम खत्म कर देंगे।